धारा 136 से प्रतिभूति देने का आदेश। यह धारा उस अंतिम आदेश का वर्णन करती है जिसे मजिस्ट्रेट जांच पूरी होने के बाद जारी करता है यदि यह साबित हो जाता है कि शांति या सदाचार बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति से बॉन्ड लेना आवश्यक है। यदि ऐसी जांच पर यह साबित हो जाता है कि शांति बनाए रखने या सदाचार बनाए रखने के लिए जैसा भी मामला हो, यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के संबंध में जांच की गई है उसे एक बॉन्ड या जमानत बॉन्ड, बेल बॉन्ड निष्पादित करना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट तदनुसार एक आदेश देगा। सरल शब्दों में, ओ धारा 135 के तहत की गई जांच पूरी होने के बाद, ओ अगर यह साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए धारा 126 या सदाचार बनाए रखने के लिए धारा 127, 128, 129 एक बॉन्ड या जमानत बॉन्ड लेना जरूरी है, ओ तो मजिस्ट्रेट उसी के अनुसार एक आदेश जारी करेगा जिसमें व्यक्ति को बॉन्ड निष्पादित करने का निर्देश दिया जाएगा। आदेश की शर्तें और सीमाएं, कंडीशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द ऑर्डर, परंतु यह कि किसी भी व्यक्ति को धारा 130 के तहत दिए गए आदेश में निर्दिष्ट प्रकृति से भिन्न या उससे अधिक राशि का या उससे अधिक अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश नहीं दिया जाएगा। शर्त 1, मजिस्ट्रेट व्यक्ति को उससे अलग तरह की सुरक्षा जैसे बॉन्ड की प्रकृति या धारा 130 के मूल आदेश में बताई गई राशि से ज्यादा रकम का बॉन्ड या उसमें बताई गई अवधि से ज्यादा समय के लिए बॉन्ड भरने का आदेश नहीं दे सकता। यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम आदेश मूल सूचना के दायरे से बाहर न जाए। बी, प्रत्येक बॉन्ड या जमानत बॉन्ड की राशि मामले की परिस्थितियों का विधिवत ध्यान रखते हुए तय की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी। शर्त 2, बॉन्ड या जमानत बॉन्ड की रकम तय करते समय मजिस्ट्रेट को मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉन्ड की राशि अत्यधिक एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, यानी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति के लिए उसे भर पाना मुश्किल हो जाए। सी, जब वह व्यक्ति जिसके संबंध में जांच की गई है एक बच्चा, चाइल्ड है, तो बॉन्ड केवल उसके जमानतदारों, श्योरटाइज द्वारा ही निष्पादित किया जाएगा। शर्त 3, अगर वह व्यक्ति जिसके खिलाफ जांच की गई है और जिससे बॉन्ड मांगा जा रहा है वह बच्चा यानी नाबालिग है, तो बॉन्ड पर हस्ताक्षर केवल उसके जमानतदार, गारंटर ही करेंगे, बच्चा खुद नहीं। संक्षेप में, धारा 126 मजिस्ट्रेट को जांच के बाद शांति या सदाचार बॉन्ड जारी करने का अधिकार देती है, बशर्ते यह साबित हो जाए कि ऐसा आवश्यक है। यह धारा यह भी सुनिश्चित करती है कि बॉन्ड की शर्तें उचित और न्याय संगत हों, धारा 130 के मूल आदेश के दायरे में रहें, अत्यधिक न हों और नाबालिगों के मामले में विशेष प्रावधानों का पालन करें। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक संतुलन प्रदान करती है। धारा 137, जिस व्यक्ति के विरुद्ध सूचना दी गई है उसका उन्मोचन। यह धारा उस स्थिति से संबंधित है जहां शांति या सदाचार बनाए रखने के लिए बॉन्ड की आवश्यकता वाली जांच के बाद यह साबित नहीं हो पाता कि बॉन्ड लेना आवश्यक है। ऐसे मामलों में व्यक्ति को कैसे मुक्त किया जाएगा, यह इस धारा में बताया गया है। यदि धारा 135 के तहत जांच पर यह साबित नहीं होता है कि शांति बनाए रखने या सदाचार बनाए रखने के लिए जैसा भी मामला हो, यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के संबंध में जांच की गई है उसे एक बॉन्ड निष्पादित करना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड में उस आशय की प्रविष्टि करेगा और यदि ऐसा व्यक्ति केवल जांच के प्रयोजनों के लिए हिरासत में है तो उसे रिहा करेगा, या यदि ऐसा व्यक्ति हिरासत में नहीं है तो उसे उन्मोचित करेगा। सरल शब्दों में, ओ अगर धारा 135 के तहत की गई जांच के बाद जो जानकारी की सच्चाई जानने के लिए की जाती है वो यह साबित नहीं होता है कि उस व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए या अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड भरवाना जरूरी है, ओ तो मजिस्ट्रेट इस बात को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेगा। और फिर अगर वह व्यक्ति जांच के सिलसिले में ही हिरासत, कस्टडी में था तो मजिस्ट्रेट उसे रिलीज कर देगा। अगर वह व्यक्ति हिरासत में नहीं था यानी समन पर आया था तो मजिस्ट्रेट उसे उन्मोचित, डिस्चार्ज कर देगा, यानी कार्यवाही समाप्त कर देगा और उसे जाने देगा। इसका क्या मतलब है? यह धारा
न्यायिक निष्पक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत को बनाए रखती है। ओ यह सुनिश्चित करती है कि यदि किसी व्यक्ति पर शांति भंग करने या दुर्व्यवहार करने का आरोप साबित नहीं होता है तो उसे अनावश्यक रूप से बॉन्ड भरने या हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। ओ यह मजिस्ट्रेट को स्पष्ट रूप से ऐसे मामलों को बंद करने का निर्देश देती है जहां आरोप सिद्ध नहीं होते। संक्षेप में, धारा 127 यह सुनिश्चित करती है कि यदि शांति या सदाचार बॉन्ड से संबंधित जांच में व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित नहीं होते हैं तो उसे तुरंत और बिना किसी शर्त के मुक्त कर दिया जाए जिससे उसके अधिकारों का सम्मान हो। धारा 128 प्रतिभूति की अपेक्षित अवधि का प्रारंभ। यह धारा यह बताती है कि शांति या सदाचार बनाए रखने के लिए दिए गए बॉन्ड प्रतिभूति की अवधि कब से शुरू होगी। 1. यदि कोई व्यक्ति जिसके संबंध में धारा 125 या धारा 136 के तहत प्रतिभूति की आवश्यकता का आदेश दिया गया है, उस आदेश के दिए जाने के समय कारावास इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई है या कारावास की सज़ा भुगत रहा है, तो ऐसी प्रतिभूति की आवश्यक अवधि उस सज़ा की समाप्ति पर शुरू होगी। सरल शब्दों में, ओ अगर किसी व्यक्ति को धारा 125 दोष सिद्धि पर शांति के लिए सुरक्षा या धारा 136 जांच के बाद शांति सदाचार के लिए सुरक्षा के तहत बॉन्ड भरने का आदेश मिला है। ओ और जिस समय यह आदेश दिया गया है उस समय वह व्यक्ति पहले से ही जेल की सज़ा काट रहा है या उसे जेल की सज़ा सुनाई गई है। ओ तो बॉन्ड की अवधि जितने समय के लिए बॉन्ड भरा गया है उसकी जेल की सज़ा खत्म होने के बाद ही शुरू होगी। ओ उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को 2 साल की जेल हुई है और उसके साथ 1 साल का शांति बॉन्ड भी भरने का आदेश हुआ है तो 1 साल के बॉन्ड की अवधि उसकी 2 साल की जेल पूरी होने के बाद ही शुरू होगी। दो अन्य मामलों में ऐसी अवधि ऐसे आदेश की तारीख से शुरू होगी जब तक कि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से कोई बाद की तारीख तय न कर दे। सरल शब्दों में, ओ ऊपर बताए गए मामलों को छोड़कर, यानी जब व्यक्ति पहले से जेल में न हो, ओ बॉन्ड की अवधि उस आदेश की तारीख से ही शुरू हो जाएगी जिस दिन मजिस्ट्रेट ने बॉन्ड भरने का आदेश दिया है। ओ लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को कोई अच्छा या पर्याप्त कारण लगता है तो वह बॉन्ड की शुरुआत के लिए कोई बाद की तारीख भी तय कर सकता है। संक्षेप में, धारा 138 स्पष्ट करती है कि शांति या सदाचार बनाए रखने के लिए बॉन्ड की अवधि कब से प्रभावी होगी। यह सुनिश्चित करती है कि यदि व्यक्ति पहले से ही कारावास में है तो बॉन्ड की अवधि जेल से छूटने के बाद ही शुरू हो, जिससे उसका उद्देश्य भविष्य में शांति बनाए रखना पूरा हो सके। अन्य सभी मामलों में बॉन्ड आदेश की तारीख से प्रभावी होता है जब तक कि मजिस्ट्रेट कोई अन्य वैध कारण न बताए। धारा 139 बॉन्ड की सामग्री। यह धारा उस बॉन्ड या जमानत बॉन्ड की प्रकृति और शर्तों का वर्णन करती है जिसे शांति या सदाचार बनाए रखने के लिए निष्पादित किया जाता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बॉन्ड या जमानत बॉन्ड उसे शांति बनाए रखने या सदाचार बनाए रखने के लिए बाध्य करेगा। जैसा भी मामला हो, और बाद वाले मामले में यानी सदाचार बॉन्ड में कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध का करना या करने का प्रयास करना या उसका दुष्प्रेरण अबेटमेंट, चाहे वह कहीं भी किया गया हो, बॉन्ड या जमानत बॉन्ड का उल्लंघन ब्रीच है। सरल शब्दों में, ओ जो बॉन्ड या जमानत बॉन्ड व्यक्ति भरेगा, ओ वह उसे दो में से किसी एक चीज के लिए बाध्य बाइंड करेगा। एक, शांति बनाए रखने के लिए यदि धारा 125 या 126 के तहत है, या दो, सदाचार बनाए रखने के लिए यदि धारा 127, 128 या 129 के तहत है। ओ सदाचार बनाए रखने वाले बॉन्ड के मामले में एक खास बात है। एक, अगर व्यक्ति कोई भी ऐसा अपराध करता है जिसके लिए जेल की सजा हो सकती है। दो, या ऐसा अपराध करने की कोशिश करता है। तीन, या ऐसे अपराध को करने में मदद करता है, दुष्प्रेरण। चार, और यह अपराध कहीं भी किसी भी जगह किया गया हो। 5, तो इसे बॉन्ड का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ द बॉन्ड माना जाएगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति ने बॉन्ड की शर्तें तोड़ दी हैं जिसके परिणाम हो सकते हैं, जैसे बॉन्ड की राशि जब्त हो जाना। इसका क्या मतलब है?
ओ ये धारा बॉन्ड के कानूनी प्रभाव को स्पष्ट करती है। ओ शांति बॉन्ड का उद्देश्य विशिष्ट रूप से शांति भंग करने वाली गतिविधियों को रोकना है। ओ जबकि सदाचार बॉन्ड का दायरा व्यापक है और इसका उल्लंघन किसी भी कारावास योग्य अपराध को करने पर होता है, चाहे वह अपराध कहीं भी किया गया हो। यह दर्शाता है कि सदाचार बॉन्ड का उद्देश्य व्यक्ति को समग्र रूप से कानून का पालन करने के लिए बाध्य करना है। परफाइन टास्क से संक्षेप में धारा 129 उस कानूनी दायित्व को परिभाषित करती है जो शांति या सदाचार बॉन्ड भरने वाले व्यक्ति पर आता है। यह स्पष्ट करती है कि सदाचार बॉन्ड का उल्लंघन केवल सार्वजनिक शांति भंग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी कारावास योग्य अपराध को करने का प्रयास करने या दुष्प्रेरण करने पर भी होता है, जिससे ऐसे बॉन्ड का निवारक प्रभाव बढ़ जाता है। धारा 140 जमानतदारों को अस्वीकार करने की शक्ति। यह धारा मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि वह शांति या सदाचार के लिए बॉन्ड के संबंध में दिए गए जमानतदारों को स्वीकार करने से मना कर सकता है या उन्हें पहले स्वीकार किए जाने के बाद भी अस्वीकार कर सकता है। जमानतदार को अस्वीकार करने की प्रक्रिया, प्रोसेस फॉर रिजेक्टिंग श्योरिटीज। एक मजिस्ट्रेट किसी भी प्रस्तावित जमानतदार को स्वीकार करने से मना कर सकता है या इस अध्याय के तहत उसके द्वारा या उसके पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर द्वारा पहले से स्वीकार किए गए किसी भी जमानतदार को इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि ऐसा जमानतदार जमानत बॉन्ड के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है। सरल शब्दों में, एक मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे जमानतदार श्योरिटी को मना कर सकता है जिसे पेश किया गया है। या वह पहले से स्वीकार किए गए किसी भी जमानतदार को अस्वीकार कर सकता है, चाहे उसे खुद मजिस्ट्रेट ने स्वीकार किया हो या उससे पहले के मजिस्ट्रेट ने। यह अस्वीकृति इस आधार पर होगी कि जमानतदार जमानत बॉन्ड के उद्देश्यों के लिए अनुपयुक्त, अनफिट पर्सन है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति बॉन्ड की शर्तों को पूरा करने या उसकी गारंटी देने में सक्षम या विश्वसनीय नहीं है। परंतु यह कि ऐसे किसी भी जमानतदार को स्वीकार करने से मना करने या अस्वीकार करने से पहले मजिस्ट्रेट या तो स्वयं जमानतदार की उपयुक्तता की शपथ पर जांच करेगा या ऐसी जांच करवाएगा और उस पर अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से एक रिपोर्ट तैयार करवाएगा। शर्त: किसी जमानतदार को मना करने या अस्वीकार करने से पहले मजिस्ट्रेट को एक जांच करनी होगी। मजिस्ट्रेट या तो खुद जमानतदार की उपयुक्तता की शपथ पर जांच करेगा, या वह अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से ऐसी जांच करवाएगा और उसकी रिपोर्ट मांगेगा। जांच की सूचना और साक्ष्य, नोटिस एंड एविडेंस फॉर इंक्वायरी। 2, ऐसा मजिस्ट्रेट जांच करने से पहले जमानतदार और जिस व्यक्ति द्वारा जमानतदार को पेश किया गया था उन्हें उचित सूचना देगा और जांच करते समय उसके सामने पेश किए गए साक्ष्य का सार दर्ज करेगा। सरल शब्दों में, जांच शुरू करने से पहले मजिस्ट्रेट को जमानतदार को और उस व्यक्ति को जिसने जमानतदार पेश किया था उन्हें उचित सूचना, रीजनेबल नोटिस देनी होगी। जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को पेश किए गए सबूतों की मुख्य बातें, सार दर्ज करनी होंगी। अंतिम आदेश और कारण, फाइनल ऑर्डर एंड रीजंस। 3, यदि मजिस्ट्रेट या तो उसके सामने या उपधारा ये इनके तहत प्रतिनियुक्त डिप्यूटेड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए साक्ष्य और ऐसे मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट यदि कोई हो पर विचार करने के बाद संतुष्ट है कि जमानतदार जमानत बॉन्ड के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है, तो वह ऐसे जमानतदार को स्वीकार करने से मना करने या अस्वीकार करने का आदेश देगा, जैसा भी मामला हो, और ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करेगा। सरल शब्दों में, अगर मजिस्ट्रेट सभी सबूतों जो खुद के सामने पेश हुए या अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के सामने और अधीनस्थ मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट यदि कोई हो पर विचार करने के बाद संतुष्ट होता है कि जमानतदार बॉन्ड के लिए अनुपयुक्त है, तो वह जमानतदार को स्वीकार करने से मना करने या उसे अस्वीकार करने का आदेश जारी करेगा। और मजिस्ट्रेट को ऐसा करने के अपने कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा।
परंतु यह कि पहले से स्वीकार किए गए किसी भी जमानतदार को अस्वीकार करने का आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट अपनी इच्छा अनुसार समन या वारंट जारी करेगा और उस व्यक्ति को जिसके लिए जमानतदार बंधा हुआ है उसे अपने सामने उपस्थित होने या लाए जाने का कारण बनेगा। शर्त: अगर मजिस्ट्रेट किसी ऐसे जमानतदार को अस्वीकार कर रहा है जिसे उसने पहले स्वीकार कर लिया था, तो ऐसा आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को अपने सामने बुलाना होगा जिसके लिए वह जमानतदार बंधा हुआ था। इसके लिए मजिस्ट्रेट या तो समन जारी कर सकता है या वारंट जारी कर सकता है, जैसा उसे ठीक लगे। संक्षेप में, धारा 125 मजिस्ट्रेट को जमानतदारों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार देती है जिससे बॉन्ड का उद्देश्य पूरा हो सके। यह सुनिश्चित करती है कि जमानतदारों को अस्वीकार करने की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, जिसमें पर्याप्त जांच, संबंधित पक्षों को सूचना और कारणों का लिखित में दर्ज होना शामिल हो। यह विशेष रूप से पहले से स्वीकृति जमानतदारों को अस्वीकार करने पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति को अपने मामले की स्थिति जानने और वैकल्पिक व्यवस्था करने का अवसर मिले।